Section 3, subordination of court. For this purpose of this court, the district court is subordinate to the high court, and every civil court of a grand inferior to that of district court, and every court of small causes is subordinate to the high court and district courts. सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 3 हमें बता रहा है कि कोर्ट्स कैसे सबऑर्डिनेट्स होंगे एक दूसरे के। सबसेक्शन 3 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट होगा हाई कोर्ट के। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के नीचे है। सेम रोहिणी कोर्ट के लिए है। सेम ऐसे ही पंजाब में कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नीचे है। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो कहते हैं ये कि सिविल कोर्ट्स जो कि बिलो हैं किसके रैंक के? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे हैं। तो वो कौन से कोर्ट्स हैं? जैसे स्मॉल कॉजेस कोर्ट केसेस हैं या स्मॉल कोर्ट्स हैं, वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आएंगे। सबऑर्डिनेट और वो सबऑर्डिनेटेड रहेंगे हाई कोर्ट के एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के। ये क्या करता है? ये क्रिएट करता है जुडिशरी में एक हायरार्की, जहां पर अपील एक दूसरे कोर्ट की या रिवीजन एक दूसरे कोर्ट का एक दूसरे के पास जा सकती है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से ऑब्जेक्शन है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये हायरार्की डिसाइड करने के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिविल सूट होता है, डिसाइड करता है कौन? स्मॉल कॉजेस कोर्ट मुंबई। अब इसकी अपील करनी है आपको तो अपील कहाँ जाएगी? इसकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और फर्दर अपील अगर करनी है आपको तो ये जाएगी हाई कोर्ट में। या मूविंग ऑन सब सेक्शन, सॉरी सेक्शन 4, सेविंग्स। ये क्या है सेविंग्स? In the absence of any specific provision or to the contrary, nothing in this court shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law or in force of special jurisdiction or power conferred or any special form, procedure prescribed by or under any other law for the time being in force, in particular and without prejudice to the generality of to the proposition contained in subsection 1. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which is landholder or landlord may have any other law for the time being in force for the recovery of rent agricultural land and from the produce of such land. कहने का मतलब ये है, ये कोड बताता है दिस कोड डज नॉट ओवरराइड एनी स्पेशल या लोकल लॉ या स्पेशल जुरिस्डिक्शन जो कि पावर देती है अदर लॉज को। मतलब ये है कि ये जो एक्ट है ये सेव कर रहा है दूसरे एक्ट को। समझ रहे हैं आप? ये कोड जो है ये ओवरराइड नहीं कर रहा किसी लॉ को कि ये प्रिवेल करेगा वो नहीं, ये कह रहे हैं कि वही प्रिवेल करेगा लोकल लॉ या स्पेशल जुरिस्डिक्शन में अगर कहीं है तो उस लॉ को पावर मिलेगी इसके इसकी जगह। दिस प्रिजर्व्स रेमेडीज, ये क्या करता है? रेमेडी प्रिजर्व करता है। और प्रोसीजर्स अवेलेबल अंडर द लॉज अदर देन दिस कोड, इस कोड के अलावा अदर रेमेडीज अवेलेबल है लोगों के पास। स्पेसिफिकली इट सेफगार्ड्स रेमेडीज अवेलेबल टू लैंड होल्डर्स और लैंडलॉर्ड्स फॉर रिकवरी ऑफ रेंट ऑन एग्रीकल्चर लैंड की रिकवरी पे। लैंड पे जो अमाउंट है वो रिकवर करने के लिए जो स्पेशल लॉज बनाए गए हैं उनको प्रिवेल करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एन एग्रीकल्चर टेनेंसी लॉ गिव्स लैंडलॉर्ड अ स्पेशल वे फॉर रेंट रिकवरी। ठीक है, मान लो कोई एग्रीकल्चर टेनेंसी लॉ है जो लैंड लॉज को पावर देता है कि वो रेंट रिकवरी कर सकते हैं। नाउ द लॉ कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन इफ इट इज डिफर्ड इन द प्रोसेस इन दिस सीपीसी। तो वो कंटिन्यू रहेगा ऑपरेशन में, सीपीसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो सेविंग क्लॉज ये बता रहा है। समझ रहे हैं आप?